मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बस उसे हम मुश्किल समझते हैं। देखिए, ना बच्चों की गलती है ना मैथ्स की गलती है, दोनों के बीच में बस गलतफहमी हो गई है। उस गलतफहमी को हम दूर करते हैं, कौन? टीचर्स लोग मिलके। तो देखिए, बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। उस हिसाब से हम चैप्टर 11 को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, ठीक है। मुझे पता है कई बच्चे तो 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन अगर वो छोड़ते एग्जाम में तो कितनी गलती करते हैं। तो चलिए, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लगाते हैं अपनी प्रैक्टिस क्लास और करते हैं अपना रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं आज। तो चलिए, अपने पेन पेपर और बुक के साथ आप रेडी हो जाइए। चलिए, रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब हमें ये देखिए, तो जैसे 6 4, ये देखिए 6 4 8 है आपका। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर आपने पिछले क्लास में और अच्छे से सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं आपको। तो जैसे कि 6 4 8, आप लास्ट में देख रहे हो 8 इवन नंबर, तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर छोटे से नंबर से डिवाइड करते हैं? तो हम 2 से करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 4। कितना आएगा? 3 2 4। तो देखो, लास्ट में अभी भी इवन नंबर आ रहा है, अभी हम फिर इसको 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो, 32 16 से और 4 कटेगा 2 से, यानी 162 आ जाएगा। अभी भी लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है, तो इसको हम लगाएंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए, ये 8 से और 2 1 जा 2, यानी अब आके आपका ओड नंबर, तो ये अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इसको 3 से, ठीक है। 3 से अगर आप इसको लगाते हो तो कितने टाइम में कटेगा? ये 27 से, ठीक है। 27 3 जा 81 होता है। तो इसको फिर लगाएंगे हम 3 से, तो ये कितने टाइम में कटेगा? 9 से, ठीक है। 9 3 जा 27 होता है। फिर इसको 3 से लगाओगे आप तो ये कटेगा 3 से, ठीक है। तो देखिए, जब इसको आप फैक्टर किए हो तो कितना आया है? 1 2 एंड 3। आपका 2 कितने बार आया है? 2 कितने बार आया है आपका? 3 टाइम्स आया है। और 3 कितने बार आया ये भी काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, यानी 3 कितने बार आया है आपका? 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो यही इसका फॉर्म होता है। आपको इसी तरीके से इसको लिखना है कि यार, अगर आप 6 4 8 को अगर फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको कौन कौन से एक्सपोनेंट्स मिलेंगे। क्लियर? वीडियो को रोककर अगर आप ये फैक्टर नोट करना चाहते हो, क्योंकि देखो, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, अगर ये फैक्टर नहीं लिख के रखोगे कॉपी में तो फिर आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको हटाती हूँ 1 मिनट। फिर आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि जो ये आंसर ये लिखा है ये आया कहाँ से, ये आपको यही समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। और होता ही नेचुरली चीज़ है, हर कोई भूलता है, हम भी भूलते हैं, बच्चे भी भूलते हैं। तो आप ना साइड में एक, मैं पिछले बार भी बताई थी कि यहाँ पे वर्किंग डालो। आप क्या डालो? कॉपी में एक साइड वर्किंग लिखो, और जो भी आप कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे नोट करो। जैसे कि आपने 6 4 8 को फैक्टर तोड़ा है और फैक्टर में आपको 2 3 टाइम्स और 3 4 टाइम्स आया, तो वो कैसे आया है आप लिख के रखो। बरतते भले आप उसको एग्जाम में यूज मत करो, लेकिन खुद को समझने के लिए तो रखो। नहीं तो बार बार फिर आपको कहीं वीडियो खोजना पड़ेगा, किसी की नोट्स देखना पड़ेगा, बार बार आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन में करके रख लो, फिर तो आप पता ही है कैसे चलते हो। चलिए, कर ही लोगे, मुझे तो आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनके मैथ्स में समझती हूँ, मेरे पूरे बुक खत्म करते करते उनके 100% कंप्लीट हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा उनका बेस। अब देखो, अब मेरे को इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि 405, 5 1 टाइम एंड 3 4 टाइम्स। कैसे? आप कहोगे तो मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन, नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं। देखो, बस एक का कैलकुलेशन बताती हूँ, आगे फिर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 405 है, तो अगर इसको हम वर्किंग में लिखना, आप इसको वर्किंग में करते हैं तो देखो, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 5। आपने पढ़ा होगा डिवीजन वाले रूल में कि 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो 5 से कर दो। यहाँ पर 40 है, 8 टाइम में क्या होगा? वो कट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये है 5, तो 1 टाइम यानी 81 आएगा यहाँ पे। अब देखो, ये लास्ट में आ गया ओड नंबर, तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटो। कितने टाइम में? 27। और कुछ कुछ ऊपर वाले, नीचे वाले फिर आपको सब सेम ही मिलेंगे। आप कहोगे कि ये तो बार बार एक ही डिजिट मिल जा रहा है। अभी भी आपने ये देखा था 81 वाला, ये देखो, फिर यहाँ पर 3 से लगाओगे तो 9 टाइम में, फिर 3 से लगाओगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे एक और 3 आएगा, ठीक है। तो देखो, 5 आपके पास कितना आ गया? 1 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। तो 3 पे पावर 4। कितना ईजी लग रहा है? अब ईजी लग रहा है ना।
तो ठीक है, आप साइड में ना वर्किंग नोट करके रखो खुद के लिए, टीचर के लिए नहीं, खुद के लिए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड भी वही है, जब आप इसको करोगे 540 को, तो आपको 2 टाइम आएगा, 3 टाइम्स मिलेगा और 5 1 टाइम मिलेगा। क्लियर? अब कैसे मिलेगा आप खुद जानते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चलिए इसमें फोर्थ तो है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है बच्चे, क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है आपका 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो देखिए 2 तो अकेला है, कुछ करना नहीं है, 2 को रहने दीजिए। 10⁻³ हमने बताया था कि जब किसी के ऊपर पावर होता है तो वो नंबर खुद को रिपीट करता है। तो 10 खुद को कितने बार रिपीट करेगा? 10 टाइम। सॉरी, 10 खुद को कितने बार रिपीट करेगा? 3 टाइम। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब 10 खुद को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया, 10 खुद को 3 टाइम रिपीट कर लिया, तो आपने 0 का मल्टीप्लाई तो कितना ईजी होता है, आप पढ़े ही होंगे। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 एंड 3 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1000। कितना आएगा इसका आंसर? 1000। एक 0 और होता तो एक 0 और लगाते, अगर मान लीजिए 10 होता तो 100 हो जाता। तो देखिए, अब जो आपका ये कैलकुलेशन करके आया है 1000, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2000। हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर? कितना ईजी था। चलिए क्वेश्चन और लगा के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 कितना है? 2 टाइम है, तो 7 को हमने 2 टाइम लिख दिया। जब हम 7 को 2 टाइम लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 49। 7 7 जा 49। 2 कितने टाइम है? 2 को भी 2 टाइम रिपीट करना है, 2 2 जा 4। ठीक है, जब ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसने 2 बार लिख लिया, इसको भी 2 बार लिख लिया, अब इसको 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको वर्किंग में लिखोगे। टीचर के लिए ये एग्जाम के लिए सही है, लेकिन आप अपने लिए लिख के रखो, ताकि जब आप कॉपी उठा के देखो तो आप समझ पाओ कि ये जो डिजिट लिखे हो कहाँ से आया है। ठीक है ना? ये समझना जरूरी है। बच्चे इसीलिए घबरा जाते हैं, मैथ कॉपी खोलते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आने लगता है, दिक्कत हो जाती है उनको। और दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप वर्किंग लिख के नहीं रखते हो, सिर्फ आंसर लिख के रख लेते हो। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। 6 लिखे, 3 हो गया कैरी में। 1 सेकेंड। 4 4 जा 16, 16 3 19। देखिए आपका आंसर आ गया 196। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी इसी तरीके से है आपका। क्या है? 2 को 3 टाइम करना है, 2 को यानी 3 टाइम रिपीट करना है, तो 2 2 एंड 2। जब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से, तो 8 5 जा 40। क्लियर? इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 को हमें करना है 4 टाइम रिपीट। 3 तो अकेला है तो अकेले ही रहेगा, रहने दीजिए उसको। तो 4 को आप 4 टाइम रिपीट करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 256। और 256 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो आंसर निकल के आएगा 768। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो देखते ही आप कर देना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की कुछ जरा सा भी वैल्यू या कुछ भी बनता नहीं है। क्यों? जहाँ भी 0 देखो वो आंसर हमेशा 0 आना है। क्यों? दुनिया के कितना भी बड़ा नंबर हो ना, दुनिया के कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो ना, वो सबको 0 बना देता है। सबको क्या बना देता है? 0। ये 0 की खासियत है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी इजी था। 0 देखते ही हमें क्या करना है? अब उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से करो, 10,000 से करो, 20,000 से करो, हमें क्या मतलब? 0 है तो आंसर तो 0 ही आना है। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। मल्टीप्लाई का रूल है, 0 को किसी भी नंबर से करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 को 2 बार रिपीट करना है। 5 को 2 बार रिपीट किया तो आंसर आ गया 25। 3 को 3 टाइम रिपीट करना है तो आंसर आ गया 27। अब 25 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 375। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में 2 को 4 टाइम रिपीट करना है तो आंसर आएगा 16। अब करके दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में तो आ ही गया होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है? इसी तरह से 3 को 2 टाइम रिपीट करना है तो आंसर आएगा 9, और ये 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 144। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, 8 का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 3 को 2 टाइम रिपीट करना है, चलिए 9 आ गया।
10 को 4 टाइम रिपीट करना है। 10 को 4 टाइम रिपीट करने का मतलब है कि 1 पे 4 जीरो होगा, ठीक है। 10 को 4 पे यानी कि कितना जीरो होगा, टोटल जीरो कितना होगा 1 पे 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जीरो वाला मल्टीप्लाई भी जी होता है। तो देखिए 9 में हमने कर दिया 10,000 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 90,000। यह हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो देखिए आज हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को, ठीक है। मेरी वीडियो पर अगर आप नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम बच्चे को पूरा बेसिक से मैथ सिखा रहे हैं ताकि उनका कोई भी क्लास में जब वो पढ़ें तो उनको मैथ्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो बस आपको बस मैं एक ही चीज़ करूँगी मेरे तरफ से, बस आपकी एक ही सलाह है कि आप प्रैक्टिस लगाना मत भूलिए, प्रैक्टिस हमेशा लगाते रहिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस लगाओगे आपका मैथ उतना ही मजबूत होते चला जाएगा, ठीक है। ओके, भूलना बच्चों की बीमारी नहीं है, ये उनकी भाई एक गुण है, सबके पास होता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम कवर करेंगे और वो 11.1 का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ओके एंड बाय।